नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम जानकारी के साथ। देहरादून से बड़ी खबर है, दायित्वधारियों की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। बीजेपी के 11 नेताओं को मिला है दायित्व। नामित सरकार ने 11 नेताओं को बांटी है जिम्मेदारी। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर है। बता दें कि दूसरी सूची जो है वो जारी हो चुकी है। दायित्वधारियों की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। बीजेपी के 11 नेताओं को दायित्व मिला है। तो दायित्वधारियों की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। 11 ऐसे नेता है जिनको दायित्व दिया गया है और दायित्वधारियों की ये दूसरी सूची जो है वो जारी हो चुकी है। 11 नेताओं को दायित्व मिला है। पहले से लगातार ये कहा जा रहा था कि दूसरी सूची कब आएगी, अब दूसरी सूची आ चुकी है। नामित सरकार ने 11 ऐसे नेता हैं जिनमें दायित्व जो है वो बांट दिए हैं, सौंप दिए हैं। दायित्वधारियों की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। तुषार ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, दूसरी सूची में किस किस का नाम निकल के सामने आया है? तुषार, दायित्वधारी की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। तुषार, किन किन का नाम निकल के सामने आया है? लंबे समय से ये इंतजार किया जा रहा था कि जो तमाम जो विपक्ष ऐसे जो दायित्व है वो बांट दिए गए। आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है तुषार पूरी तरीके से। दोबारा जोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए बता दें आपको कि अहम जानकारी है। दायित्वधारी की दूसरी सूची जारी हो चुकी है और लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि किन किन को दायित्व मिलेगा। अब कयास पे ठप्पा लग चुका है। दूसरी सूची जो है वो जारी हो चुकी है। नामित सरकार ने 11 नेताओं को जिम्मेदारी बांटी है। दायित्वधारियों की दूसरी सूची जारी हो चुकी है। पहली सूची इससे पहले जारी हो चुकी थी, अब दूसरी सूची जारी हो चुकी है जिसमें 11 ऐसे नेता हैं जिनको जिम्मेवारी जो है वो मिली है। तुषार एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, क्या नाम वो निकल के सामने आए हैं, जानकारी दीजिए। देखिए, विनोद उनियाल को राज्य स्तरीय महिला जो उद्यम परिषद है उसका जो उपाध्यक्ष की जो उनकी उपाधि दी गई है, साथ साथ बहुत जो शिक्षा से लेकर कहा जा सकता है जो स्वास्थ्य में तमाम जो पद थे वो अब भरे जा चुके हैं। विपक्ष लगातार इस पर ये टिप्पणी कर रहा था कि जो दायित्व है वो क्यों नहीं बट रहे हैं और इसकी वजह जो क्या है, जो राज्य सरकार इस तरह के दायित्व बांट नहीं पा रही है, भाजपा सरकार अपने दायित्व नहीं बांट पा रही है, क्या वजह है। और इसको लेकर तमाम जो अंदर से ही कहा जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष भी काफी सीरियस थे इस मैटर्स को लेकर और तमाम जो बैठकें का दौर है वो चल रहा था और ऐसे में जो 11 लोगों को वो चुना गया है। ये दायित्व जो लिस्ट थी वो देर रात आई थी और जिसके बाद कहा जा सकता है कि जो दायित्व है वो दे दिए गए हैं। अब जो ये तमाम जो परिषद है वो अब फ्लेक्सिबल काम कर सकती है और जिसके लिए तहत जो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है उन्होंने ये देर रात ये लिस्ट जारी की है। जी, किन आधार पर इनको दायित्व सौंपे गए हैं? देखिए, विभिन्न आयोग, परिषद, समिति और निगमों जो निगम है उनके तहत ही सारे ये परिषद बनाए गए थे जिसमें जो तमाम भाजपा के जो नेता हैं उनको दायित्व देना था। और ऐसे में जो देर रात जो लिस्ट आई है, क्योंकि 27 जो अगर सितंबर की बात की जाए इससे पहले दायित्व जो बांटे गए थे जिसमें 10 लोगों के नाम आए थे, इसके बाद अब 11 लोग ये भी जुड़ चुके हैं और इनको दायित्व अब बांटा जा चुका है। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार विपक्ष इन पर सवाल उठा रहा था और खुद पार्टी का आना भी अगर बात की जाए तो पार्टी के कार्यकर्ता भी मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द उन्हें दायित्व मिले, तो एक अच्छी खबर पार्टी स्तर में भी कह सकते हैं। और विपक्ष जो लगातार आवाज उठा रहा था, हमलावर हो रहा था भाजपा सरकार पर, उनकी चुप्पी भी अब देखी जा सकती है। तो आगे तीसरी लिस्ट भी आ सकती है, क्या संभावना नजर आ रही है तुषार? देखिए, भाजपा की अगर बात की जाए तो लगातार वो इंटरनल कार्य करते रहती है, चाहे वो संगठन को मजबूत करने में लगातार कार्य करती है और ऐसे में लगातार उनकी बैठकों का दौर चलता है। तो माना जा रहा है कि जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले एक और लिस्ट आ सकती है, दायित्व और भी बांटे जा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में बहुत जरूरत है कि जो पार्टी है वो बहुत मजबूत हो और ऐसे में जो हर कार्यकर्ता है या फिर कहा जा सकता है बूथ स्तर का जो कार्यकर्ता है उनको मजबूत बनाने के लिए जो लोग हैं उनको दायित्व बांटा जा सकता है। जी,
लगातार विपक्ष से सवाल उठा रहा था कि आखिर दायित्व क्यों नहीं दिया गया है, लेकिन जब जैसे जैसे लिस्ट बाहर आ रही है विपक्ष का मुंह बंद करने का काम ये लिस्ट कर रही है। देखिए, हाँ, अगर बात की जाए तो दायित्व को लेकर लगातार जो विपक्ष था हमलावर था, और उनका कहना था कि जो भाजपा है वो मेंटेन नहीं कर पा रही है, कि अपने जो कार्यकर्ता है उनसे रुष्ट चल रहे हैं। और लेकिन जिस तरह से लिस्ट सामने आई है देर रात, तो कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस है या विपक्षी पार्टी है तमाम, अब उनका जो हमलावर जो जुबानी जंग थी वो बंद हो जाएगी। जी ठीक है तुषार, बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। और बता दें आपको कि केंद्र सरकार ने 1100 करोड़ का बजट मंजूर किया है। एनएचएम के तहत 2 साल के लिए बजट मंजूर किया गया है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार, नए अस्पतालों का होगा निर्माण, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में मिलेगी मदद। एनएचएम के तहत ये बजट जो है उसको मंजूर किया गया है केंद्र की ओर से। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में अब सुधार संभव है। इस बजट के मंजूरी के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं, नए अस्पतालों का निर्माण भी इसमें किया जा सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं में जो सुधार है वो देखने को मिलेगा। तो 1100 करोड़ का बजट जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से मंजूर हो चुका है। तुषार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार, बड़ी रकम होती है स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1100 करोड़। देखिए, 2 साल के लिए पूरा बजट जारी किया गया है, और जिसमें कहा जा सकता है कि जो उत्तराखंड की स्वास्थ्य विभाग जो स्वास्थ्य समस्या है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर काफी तकलीफें होती है। जो गर्भवती महिलाएं होती है उन्हें गांव से शहर लाना पड़ता है। जब अगर उनकी जो सीरियस हेल्थ कंडीशन हो जाती है, ऐसे में उन्हें ऋषिकेश एम्स लाया जाता है, तो काफी लोग हैं वो रास्ते में ही प्राण त्याग देते हैं। लेकिन जिस तरह की ये 1100 करोड़ की जो स्वीकृति केंद्र ने पारित की है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से जो जिला अस्पताल है वो खोले जाएंगे 2 जिलों में, साथ साथ एक ब्लड बैंक भी खोला जाएगा श्रीनगर में। तो ऐसे में जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें ये बहुत जरूरी है कि ये स्वास्थ्य जो व्यवस्था है वो बने, जल्द से जल्द बने, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बात की जाए तो वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था है अभी भी फिलहाल कहा जा सकता है कि बहुत कमजोर है। ऐसे में मजबूती देने का काम ये 1100 करोड़ करेंगे। और काफी लंबे समय से ये जो सरकार थी, राज्य सरकार ने, इन्होंने एक प्रेजेंटेशन बना रखी थी, एक सिक्योरिटी के लिए लगातार केंद्र से वार्ता कर रही थी, और आज ये पूरा हो चुका है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 1100 करोड़ रुपए उत्तराखंड सरकार को मिल गए हैं, स्वास्थ्य विभाग को मिल चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो समस्याएं पहाड़ी क्षेत्र को पड़ रही थी स्वास्थ्य को लेकर, वो अब पूरी हो जाएगी, क्योंकि 2 जिला अस्पताल इसमें खुलेंगे और साथ साथ एक ब्लड बैंक भी खोला जाएगा। जी कितने अस्पताल ऐसे हैं जिनका निर्माण होगा प्रदेश में? देखिए, एक तो अगर बात की जाए तो गुप्तकाशी में एक जिला अस्पताल बनाया जाएगा। साथ साथ एक और कहा जा सकता है कि गढ़वाल क्षेत्र में ही एक और अस्पताल बनाया जाएगा, और इसके साथ श्रीनगर में एक ब्लड बैंक बनाया जाएगा। और इन क्षेत्रों की बात की जाए तो गुप्तकाशी अगर बात की जाए तो केदारनाथ के पास पड़ता है, वहां पर बहुत जरूरत है कि एक बड़ा अस्पताल खुले, ताकि जो टूरिस्ट है और साथ साथ वहां पर जो स्थानीय लोग रह रहे हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिल सके। और इसी के लिए जो नेशनल हेल्थ मिशन है, उन्होंने ये 1100 करोड़ की जो स्वीकृति है वो दी गई है, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर काफी तकलीफें होती है। केदारनाथ धाम की बात की जाए तो वहां पर जो सेल्सियस है माइनस में रहता है पूरे मतलब साल भर में। तो ऐसे में काफी तकलीफें आती है ऑक्सीजन को लेकर। साथ साथ अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो ब्लड को लेकर श्रीनगर में एक जिस तरह ब्लड बैंक बनाया जाएगा, तो ब्लड को लेकर काफी जो समस्या आती है, ऐसे में ये सब जो जरूरतें हैं वो ये चीजें पूरी करेगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एक बेहतर सोच जो नेशनल मिशन जो पूरे हमें दे रहा है 1100 करोड़ की, तो एक बड़ी स्वीकृति हमें आज मिली है, और इससे कहीं ना कहीं जो पहाड़ों की स्वास्थ्य व्यवस्था है वो मजबूत होगी। हाँ, स्वीकृति तो मिल चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी तुषार खड़ा होता है कि स्वीकृति मिलने के बाद धरातल पे काम कब होते हुए नजर आएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जिस तरह से सरकार है वो लगातार ये इम्प्लीमेंटेशन करती है कि जो जितनी भी योजना है उन्हें धरातल पर उतारा जाए। और ऐसा ही हमने एग्जांपल इन्वेस्टमेंट समिट में भी हमने देखने को मिला है, जिस तरह से जो MOU साइन हुए हैं उसको लेकर भी सरकार लगातार उसे धरातल पर उतारने की कोशिश कर रही है। तो उनकी कोशिश ये की जाएगी कि लगातार जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पहाड़ों की वो भी दुरुस्त की जाए। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये विजन भी है कि जो पहाड़ों की स्वास्थ्य व्यवस्था है उसे लगातार मजबूत किया, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र से वो आते हैं और ऐसे में उन्हें पता है कि पहाड़ों में किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था है। ऐसे में
उनको मजबूती देने के लिए ये ही 1100 करोड़ आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले सालों में 2 या 3 सालों में हम जिला अस्पताल देखने को मिल सकता है। जी ठीक है तुषार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और खबर देहरादून से है, जहां एसएसपी देहरादून ने गुड समेट्रियन स्कीम के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद करने वाले 8 वॉलंटियर्स को सम्मानित किया। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अगर सड़क में किसी व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है और किसी भी व्यक्ति घायल की मदद करता है तो उसको सम्मानित किया जाएगा और साथ ही 3000 का पुरस्कार भी दिया जाएगा। गुड सैनिटेरियन स्कीम के तहत जो है, अगर कोई सड़क किनारे अगर कहीं सड़क पर कोई किसी का एक्सीडेंट होता है और उसकी मदद कोई पासर बाई या कोई आम आदमी वहाँ करता है, उसको अस्पताल पहुँचाता है, उसकी कोई मदद करता है, तो उस स्कीम के तहत उसको कैश रिवार्ड देने का प्रावधान किया गया। उस प्रावधान के तहत कैश रिवार्ड में जो जिले का पावर है, जो एसपी का पावर है, वो 3000 रुपये तक का है। तो उसमें हमने 8 लोग को भी चिन्हित किया है जिन्होंने एक्सीडेंट के दौरान अच्छी मानवता का परिचय देते हुए और यहाँ पर जो एक्सीडेंट में घायल हुए थे उनकी मदद भी करी, उनको अस्पताल पहुँचाने में मदद करी, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी या 108 को बुलाया और जो प्राइमरी हेल्प होती है वो करेगी। तो उसमें 8 लोग को इसमें अभी चयनित किया गया है, जिन 8 लोग को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तो मेरी अपील है कि इस तरह से कहीं आप कोई एक्सीडेंट देखते हैं तो उसको उसमें डरने की जरूरत नहीं। उसमें कहीं पुलिस कोई इंक्वायरी नहीं करती है और उसमें आप अगर 100 नंबर पर 100 नंबर पर करें या आप 108 को बुलाएं। और उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में संचालित करने जा रही है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि सरकार को स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल, हल्द्वानी स्थित 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ ही हरिद्वार स्थित 200 बेड के MCH सेंटर को लीज ऑन में चलाने का तय किया है। तो ये रेडी टू इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लीज ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल में हम लोग जो है पीपीपी मोड के तहत इन प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसी का मैंने आपको बताया कि लगभग 2000 करोड़ के आसपास MOU हुए हैं, लेकिन ये इन्वेस्टर समिट से पहले हो गया था। लेकिन आज जो बड़ी उपलब्धि है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप ने कमिटमेंट दिया है कि पूरे उत्तराखंड स्टेट में, चाहे वो पहाड़ का जिला हो या प्लेन का जिला हो, सभी जगह वो मेडिकल कॉलेज बनाने में पीपीपी मोड के माध्यम से वो सामने आए। उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ी इलाकों में लोगों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिससे अब पहाड़ी इलाकों के रहवासियों को गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के परेशान नहीं होना पड़ेगा। सरकार ने गृहिणियों की समस्याओं के समाधान के लिए ईंधन सखी योजना शुरू की है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 4 जिलों में योजना शुरू की जा चुकी है। इसके लिए सरकार ने HP कंपनी से करार किया है। मिनी गैस एजेंसी का संचालन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं करेंगे। इनका ईंधन सखी नाम रखा गया है, लेकिन इस पर भी सियासत गरमाने लगी है। देखिए, पहाड़ों में जो दूर दराज क्षेत्र हैं, जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत दूर हैं, जहां सड़क मार्ग से भी दूर जाना पड़ता है, ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना प्रारंभ की है कि उन महिलाओं के लिए, उन क्षेत्र में रहने वाले गरीब गुरुओं के लिए, कि वहाँ छोटा जो मिनी गैस है उसकी जो है वो पहुँचाने के लिए ईंधन सखी नाम की योजना प्रारंभ की है। उसके लिए जो है छोटी गैस एजेंसियाँ भी खोली जाएंगी और इन गैस एजेंसियों का जो संचालन है, वहाँ की जो महिलाओं के आधारित जो NGOs हैं, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से उसको कराया जाएगा। तो इस योजना से एक तो लोगों के ऊपर का जो भार है वो कम होगा, कम पैसे में छोटी गैस लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। आने जाने में गैस को ले जाने दिक्कत जो होती है वो दिक्कत। ईंधन सखी योजना लॉन्च करने का मतलब ही यही है कि उज्ज्वला योजना फेल हो गई। अगर उज्ज्वला योजना बहुत बढ़िया चल रही थी तो फिर ईंधन सखी लाने की जरूरत ही नहीं थी। ये नए नए शब्द, नए नए नारे कॉइन करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि धरातल पर आपकी योजनाएं कारगर साबित नहीं हो रही हैं। आपने उज्ज्वला योजना लॉन्च करी, लेकिन आपने एक सिलेंडर 1200 से ज्यादा का कर दिया। वहीं आपके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इससे पता लगा कि अभी जिन 5 राज्यों में चुनाव था वहां आपने 450 का सिलेंडर ऑफर कर दिया। तो फिर बाकी राज्यों ने क्या बिगाड़ा है जहां 1200 का सिलेंडर दे रहे हैं आप?
तो उज्ज्वला योजना इतनी फेल योजना है कि जिन लोगों को इन्होंने चूल्हे और गैस सिलेंडर बांटे वो केवल वन टाइम था, रिफिलिंग तो कराई नहीं। और जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या गरीब परिवार हैं उनके लिए भूते की बस की बात नहीं है कि वो 1200 का सिलेंडर बार बार रिफिल कराएं और परिजनों को खिलाएं, तो वो वापस चूल्हे चौके में पहुंच गए, वही लकड़ी में पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक दूसरी योजना लॉन्च करने का मतलब है कि आप ही के द्वारा लाई गई पहली योजना कारगर साबित नहीं हुई, उससे आपको जितना माइलेज मिलना था वो नहीं मिला, इसीलिए अब आप जनता को फिर जुमलों में फंसाना चाहते हैं। और वक्त चला छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए धामी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि नए साल में इसे लागू करने के लिए विशेष सत्र आहूत किया जा सकता है। वहीं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति की ओर से ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने के बाद सामने आ रही है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव के दौरान यूसीसी को लागू करने की घोषणा की थी और उत्तराखंड इसे लागू करने वाला पहला राज्य होगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के दौरान में ही इस बात की घोषणा पब्लिक के मध्य में करी थी कि हम लोग यूसीएफ को लेकर आएंगे और इसको जब हम ये कॉमन सिविल कोड को हम जब लेकर आएंगे तो सबसे पहले राज्य के रूप में हम ही लोग होंगे जो इसको इम्प्लीमेंट भी करके दिखाएंगे। और मुझे लगता है कि पहली कैबिनेट में ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी और संपूर्ण कैबिनेट ने इस पर सहमति दी और उसके क्रम के बाद में चाहे वो कमेटी का बनना हो, चाहे कमेटी की रिपोर्ट आना हो, लगातार वो चीज़ें प्रोग्रेस में होती रही। निश्चित रूप से वह समय भी आएगा जब यह लागू होगा, चाहे वो विधानसभा सत्र में हो, चाहे विशेष सत्र में हो। मुझे लगता है कि उत्तराखंड पूरे देश के लिए, पूरे देश के सभी राज्यों अपने आप में एक बिरला उदाहरण होगा। और राजस्थान में आज शपथ ग्रहण समारोह है। बता दें कि जिसमें शामिल होने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्री राजस्थान पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी राजस्थान पहुंचे हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राजस्थान में शपथ ग्रहण समारोह है। सीएम पद की शपथ बचन लाल शर्मा लेने जा रहे हैं। तो बता दें इस कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता पहुंचने वाले हैं। तो तस्वीरें सीधे राजस्थान से आप तक पहुंचा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं। इससे पहले भी 2 राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था जहां पे बीजेपी की सरकार बनी थी, वहां पे भी मुख्यमंत्री उपस्थित थे शपथ ग्रहण समारोह में। और इस वक्त की तस्वीरें जो है वो जयपुर से निकल के सामने आ रही है। खबर लक्सर से है जहां के बहादुरपुर खादर गांव में कई बाइक सवार होकर आए 1 दर्जन से अधिक हथियारबंद बदमाशों ने लक्सरी वो बहादुरपुर के बीच में एक दुकान पर बैठे युवक पर हमला कर दिया। बदमाशों ने युवक के ऊपर गोली चला दी। गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग की गई है। इस बीच घर वापसी लौट रहे थे एक 9 साल के बच्चे के आग के पास गोली लग गई। सूचना मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक ग्रामीणों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच 3 से 4 राउंड फायरिंग हुई। वो जमकर लाठी डंडे धारदार हथियार चले। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई जारी है। देखिए, अभी कुछ देर पहले ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बहादुरपुर खादर में कुछ लड़के आपस में झगड़ रहे हैं और पथराव हो रहा है और फायरिंग की भी सूचना आई थी। तो इस सूचना पे हमारा पुलिस बल जो है तत्काल मौके पे आ गया और मुझे भी सूचना मिली है। मैं भी यहाँ पर हूँ और पूछताछ चल रही है। इसमें संज्ञान में आया कि कुछ लड़के आपस में जो विवाद था, आपसी रंजिश निकालने के लिए आपस में पथराव और हाथापाई कर रहे थे और कुछ फायरिंग की भी बात इसमें प्रकाश में आई है। तो इसकी तस्दीक करके इस पे आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर देहरादून से है जहां वायु प्रदूषण और यातायात के दबाव को कम करने के लिए शहर के सबसे व्यस्त इलाके घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में विक्रमों का संचालन नहीं किया जा सकेगा, जिसके चलते घंटाघर और परेड ग्राउंड को विक्रम के लिए फ्री जोन घोषित किया जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और 23 सितंबर को आरटीए की होने वाली बैठक में इसके लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। मंजूरी मिलते ही ये पाबंदी लागू हो जाएगी।
देखिए, ऐसा एक प्रस्ताव हमारे आरटीए की बैठक जो 23 दिसंबर को होने जा रही है उसके अंदर ये प्रस्ताव भी रखा गया है कि जिसके अंतर्गत जैसे पूर्व में जो प्रेमनगर से विक्रम चलते थे उनको प्रभात सिनेमा से ही टर्न कराया जा रहा था, ऐसे ही एशले हॉल पर जो वहाँ से चलते हैं उनको किया जा रहा है। ऐसे ही हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि जो घंटाघर के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर विक्रमों के चलने से बहुत ज़्यादा जाम की समस्या की पैदा हो रही है और हमारा ये प्रयास है कि वहाँ पर पैदल यात्रियों के लिए अच्छे फुटपाथ जो बनाए गए हैं उनका उपयोग हो सके। फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।